आज जो बीए तृतीय वर्ष उसका फर्स्ट पेपर, इसमें फर्स्ट यूनिट में जो कि है 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ। तो 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिक्स पॉलिसी या नीतियाँ चलती थी उसके विषय में जानकारी देंगे। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक स्वतंत्र भारतीय राज्यों की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी आकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार की दलनीय राजनीति को बढ़ता मिला। भारत में यूरोप के आगमन के फलस्वरूप उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। दरबारी गुटबंदी, विदेशी हमले, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के चलते औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य नहीं टिक सका। शीघ्र ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को तीसरी पानीपत के युद्ध सेना जो कि मराठों को इसमें लाभ हुआ था और अहमद शाह अब्दाली को इस स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों को इस युद्ध से स्पष्ट हो गया कि मराठे मुगल का स्थान लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना अधिकार करने के पश्चात एक एक करके भारतीय राज्यों को हराना शुरू कर दिया। मुगलों द्वारा मुर्शीद कुली खां को युद्ध करने पर उसने आंतरिक विरोधियों को दबाने के साथ साथ केंद्र को नियमित रूप से बढ़ाना और इसके लिए प्रारंभ कर दिया था। उसने समय के साथ साथ स्वयं को नवाब घोषित किया था, किंतु 1740 ईस्वी के बाद वहाँ के नवाब रक्षा करने में असफल रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए बंगाल पर अपना अधिकार करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई। 1760 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त करने के परिणाम स्वरूप पुनः यही स्थिति हुई और अंत में 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में उन्होंने असफलता का सामना करना पड़ा। इससे क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को सफलता मिली। अवध की स्थापना सादत खां बुरहान ने की थी। वह बाहरी तौर पर मुगल अधीनता स्वीकार करता था, किंतु वास्तविक रूप से स्वतंत्र था। अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ भाग लिया था, किंतु अंग्रेज़ों का सामना न कर पाने की स्थिति में उसे अंग्रेज़ों से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के द्वारा अवध ने अंग्रेज को अस्वीकृता स्वीकार कर ली और इलाहाबाद को कड़ा के प्रदेश उन्हें सौंप दिए गए थे। हैदराबाद के संस्थापक आसफ जाह निज़ाम उल मलिक ने मुगल राजनीति से असंतुष्ट होकर हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1748 ईस्वी में निज़ाम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ। मुगलों की अराजक स्थिति का लाभ उठाकर अनेक वर्गों की स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। इनमें सर्वप्रथम शक्ति मराठी की थी, जिन्होंने प्रारंभ में अपनी भक्ति का इतना अधिक विस्तार किया कि कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि वो शीघ्र ही मुगलों का स्थान ले लेंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई उनकी हार के पश्चात केवल प्रांतीय स्वतंत्र तक सीमित रह गए थे। 1761 ईस्वी के पेशवा माधवराव ने मराठा शक्ति को दोबारा व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु ने यह प्रक्रिया क्रय हो गई। पंजाब के सिखों ने स्वयं को 12 मिसलों
में संगठित किया और रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक केंद्रीकृत सिख राज्य की स्थापना की। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में एक और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर था तो दूसरी ओर अनेक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो रही थी। मैसूर के शासकों ने स्वयं ही सम्राट घोषित किया। इस समय अनेक उत्तराधिकारी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना तो हो गई, परंतु उनमें परस्पर सहयोग की भावना नहीं थी। यह राज्य अपनी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के रहते आपस में संघर्षरत थे। इसी का परिणाम था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में इसी ने मराठों को सहायता नहीं दी। अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध के तत्पश्चात बक्सर युद्ध के पश्चात स्वयं को राजनीतिक शक्ति घोषित कर दिया था। क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई। कंपनी द्वारा इलाहाबाद संधि से दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर बंगाल पर अपना अधिकार घोषित किया। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में तो ब्रिटिश उपनिवेशों का विस्तार किया गया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर कर्नल जनरल नामक नए पद का सृजन किया गया तथा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। 1794 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा पंचवर्षीय और सालाना भूमि व्यवस्था योजना तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के द्वारा धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपनी उपनिवेशवाद में बदल दिया। इस तरह इस शताब्दी में भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन देखे गए। मुगल दरबारी में दलीय राजनीति। गृहबंदी का स्वाभाविक प्रक्रिया। दरबारों में विभिन्न गुटों या दलों का एक होना एक सर्वाधिक तथ्य था। सभी दरबारों में इस प्रकार गुट रहा करते थे कि इसका उद्देश्य शासन की नीति को प्रभावित करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना था। इसके साथ साथ ही इन गुटों का उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदिता सत्ता संघर्ष में परिवर्तित हो जाती थी। औरंगजेब के काल में दल बदली। औरंगजेब के शासनकाल में शक्तिशाली गुटों का निर्माण हुआ। इसमें तुरानी और यूरानी दल प्रमुख थे। तुरानी दल उन तुर्कों का था जो मध्य एशिया या तुरान से आए थे। इस दल में गजनुद्दीन खां, फिरोज जंग, उनके पुत्र चिकन खां, हामिद खां, उनका चचेरा भाई मोहम्मद अमीन खां, गाजुद्दीन का मनसब 7000 था। दक्षिण में युद्ध में शौर्य प्रदान किया और औरंगजेब ने उसे सिपहलार की उपाधि दी थी। ईरानी दल एशियाई ईरानियों का इराक नेता औरंगजेब का वजीर असरद खां था। उसका पुत्र जुल्फ़िकार खां मीर बख्शी खां था। दोनों मनसब 7000 था। इस दल का औरंगजेब का प्रभाव था। इस दल के कुछ अनअवीर थे। उत्तराधिकारी युद्ध में दल की भूमिका। उत्तराधिकार युद्ध में इन गुटों को अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। सिंहासन के सभी प्रत्याशी अमीरों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। बिना समर्थन के वे सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकते थे। बहादुर शाह ने तुरानी दल को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने उन्हें उच्च मनसब तथा पद प्रदान किए, लेकिन चिनकुलीज खां असंतुष्ट बना रहा। उसे 7000 मनसब के साथ अवध की सूबेदारी प्रदान की गई थी। बहादुर शाह के काल में दल बदली। बहादुर शाह ने विभिन्न दलों के प्रति व्यवहार में सूझबूझ से काम किया था। उसका उद्देश्य था कि दलों में मध्य संतुलन रखा जाए, जिससे कोई भी दल प्रशासन की हावी ना हो जाए। उसकी नीति का परिणाम यह हुआ कि उसने अल्पकालीन शासनकाल में
यूरानी और तुरानी दलों में से कोई शक्तिशाली नहीं हो पाया। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के विषय में चर्चा करेंगे।